एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये क्लास 10 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 9 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर आपने ये क्लासेस अभी नहीं देखी है तो आप ई दृष्टि का करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसको जा कर के वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टडी एंथम में आप जाइए और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर ही ई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ दिख जाएगी और यहाँ पे हमने 9 लेक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी कर दिए हैं और इसी को आप पूरा देख डालिए। ये इसमें पूरी तरह से हमने ई दृष्टि को कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम पे यहाँ पे एंड किया था और इससे पहले डेल्टा रैंकिंग और माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ लीड्स इस सब बारे में पढ़ा था। तो इस बार हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एक मैगज़ीन होती है, तो ये कंपनीज़ की लिस्ट निकालती है और इसमें वॉलमार्ट अभी नंबर 1 पे रहा है और 11th मतलब ये 11वीं बार ऐसा रहा है कि उसने 11th वॉलमार्ट ने ये नंबर 1 का पोजीशन पे आया है और अमेज़ॉन की पोजीशन है नंबर 2। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज़ में वॉलमार्ट नंबर 1 पे और ये यूएसए की है, अमेज़ॉन यूएसए की है, स्टेट ग्रिड जो है ये चाइना की है, सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया और सिनोपैक ग्रुप जो है कि ये चाइना का है। ठीक है, तो आपको ये टॉप 5 फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनीज़ के बारे में आपको बस आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है पहले आप याद रखिएगा, ये निकालता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपको याद रखना है और ये अभी जुलाई 2024 में इन्होंने रिलीज़ किया है और इसमें ग्रोथ प्रोजेक्शन दिखाता है। तो ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन होता है ये बेसिकली चेंज होता रहता है, तो ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रियल जीडीपी का जो डेटा होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इनका। बस आपको यही याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो एक है ये कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो आगे की कुछ न्यूज़ और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मिसलेनियस न्यूज़ में आता है पहले आपका डिजी यात्रा फैसिलिटी, जो कि अभी 9 एयरपोर्ट्स पे ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिजी यात्रा क्या चीज़ है पहले आपको मैं बता देता हूँ। डिजी यात्रा है ये डिजिटल यात्रा, मतलब पैसेंजर्स जो फ़्लाइट लेके जाते हैं, जो एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो उनको ये इजी वहाँ पे एक्सेस हो सके, वहाँ पे उनका चेक इन आराम से हो सके, तो इसके लिए एक डिजी यात्रा फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं आप बस इसका ध्यान रखिएगा कौन से हैं, आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं याद रहेंगी, याद रखनी है। कोयम्बटूर, डाबोलिम, इंदौर और रांची, बगडोगरा, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, इन एयरपोर्ट्स पे अभी ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसका पहली जो डिजी यात्रा फैसिलिटी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, 3 एयरपोर्ट में, न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। तो अब ये फर्स्ट 3 याद रख लीजिए, बाकी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। यहाँ पे इस गवर्नेंस मतलब कॉन्फ्रेंस में ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है। prestigious has been awarded the prestigious gold award under the category of application of emerging technologies for providing citizen centric सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है गोल्ड अवार्ड इस कैटेगरी में एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये किसको मिला है, ONDC यानी ओपन डिजिटल फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो ये एक नया एक प्लेटफॉर्म की तरह ये होता है जहाँ पे डिजिटल कॉमर्स को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटली, और ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस ये इसी में मिला था, मतलब इसी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 27th इसी में इसको ये मिला है। ठीक है, और इसकी जो थीम थी आप बस याद रख लीजिए, विकसित भारत
और विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, ये इस पूरे कॉन्फ्रेंस की थीम थी। और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ कहाँ पे था, तो ये आपको याद रखना है, मुंबई में। और ओएनडीसी को गोल्ड अवार्ड मिला था एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज वाले कैटेगरी में। ओके, बस इतना ही आपको इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, IPEF इलेक्टेड इंडिया एज वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। ठीक है, तो IPF ने अभी, IPF का मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इसकी जो इसने अभी इंडिया को एज अ वाइस चेयर दिया है ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल का। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है इस फोकस्ड ऑन मेकिंग सप्लाई चेन्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिलायबल फॉर इट्स 14 मेंबर कंट्रीज़। तो पहली बात आपको यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सप्लाई चेन काउंसिल में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 14। ओके, 14 हैं। और USA जो है इसमें इलेक्ट हुआ है एज अ चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूके इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ओके, इसमें आप देख लेते हैं क्या चीज़ लिखा है। यूनाइटेड किंगडम है सरपास चाइना टू बिकम इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन मई। ठीक है, तो ये इस मंथ का है, मतलब मई मंथ का है। और यूके मई 2003 में अगर आप देखें तो यूके वॉज इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो हम लोग अब इंडिया में मतलब इंडिया से यूके में ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल जो था 2023 में हम लोग मतलब यूके जो था वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था। और इस साल सेम मंथ में, मतलब मई के मंथ में ये 4th लार्जेस्ट हो गया है। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। और ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और UAE ने अभी उसमें जंप लिया हुआ है। तो इसमें आपको फाइनली आपको ये याद रखना है, इंडियाज़ टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी हैं? USA, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नीदरलैंड। ठीक है, और हम लोग इंपोर्ट डेस्टिनेशन मतलब कहाँ से इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं? चाइना से, फिर रशिया से और UAE से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट लगेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और ये आप यूके वाला आप छोड़ सकते हैं, ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी और वो भी मई मंथ की थी, मैं एक पर्टिकुलर मंथ के लिए ही थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिजिकल ईयर 2024। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के इसमें होगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने इसको रिलीज़ किया है। और जैसा कि आपको पता ही था, अब तो चाइना जो है ये हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि हम चाइना के साथ डेफिसिट में हैं, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द टू वे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज टर्निंग 118.4 बिलियन डॉलर्स का हम उनके साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, और USA के साथ 118.3 बिलियन का ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो USA जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर पे हो जाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना रोज़ बाय इम्प्रेसिव, मतलब हमने एक्सपोर्ट में भी थोड़ी बहुत उसमें बढ़ावट की है कि हम 18.77% हमने इंक्रीज़ किया है, और टोटल है 16.67 बिलियन लास्ट फिजिकल ईयर में। और जिस मेजर सेक्टर्स में हम लोग करते हैं वो होता है आयरन ओर, कॉटन, हैंडलूम, स्पाइसेस, प्लास्टिक और लिनोलियम। ठीक है, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनमें ही हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ। तो ये आपको याद रखना है। और ये इसके अलावा इंपोर्ट भी देख लीजिए, इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, कितना? 3.5% इंक्रीज़ हुआ था। और इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू US डिप हुआ है, मतलब ये इस एक फिजिकल ईयर की ही बात कर रहा है। ओके, आपको फाइनली ये वाला डेटा याद रखना है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। तो चाइना के साथ याद रखिए, फिर सेकंड नंबर पे USA आ जाएगा और थर्ड नंबर पे UAE। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये बताया था आपको कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। और रशिया का अगर रैंक आप पूछेगा तो ये हो जाएगा 4th।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। तो लेटेस्ट डेटा है ये, मतलब वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक ने रिवील किया है। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ मैनेज टू ब्रिंग डाउन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये 3% से नीचे लाया है, यही इसमें दिखा हुआ है। और जो पॉवर्टी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है SDG 1। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो और जो नो पॉवर्टी वाला जो हमारा गोल है वो है पॉवर्टी का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1। ठीक है, और इसको हमें इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को कब तक, बाय 2030। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये SDGs ये उन्होंने किया था। और इसमें आपको कुछ वर्ड पॉवर्टी क्लॉक के बारे में बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो ये जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है ये रियल टाइम पॉवर्टी फोरकास्ट बताता है अंटिल 2030। और ये डेवलप किसने किया है, वर्ल्ड डेटा लैब ने। और इसको फंड कौन कर रहा है, IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो इन दो लोगों ने इसको डेवलप किया है। और क्लॉक मॉनिटर्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट SDG ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो फोकस किस पे है, एक्सट्रीम पॉवर्टी पे फोकस है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो आप इसके बारे में जो ये डेटा है ये आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप मेंस के लिए ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेट में। तो रिसेंट डिस्कशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब नीति आयोग का भी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। और इसमें लिखा हुआ है, ये डिस्कशन पेपर है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, हालांकि आप इसको एक बार देख लीजिए। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 29.17 टू 11.2% इन 2022 और 3। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है कि पहले जो इतना परसेंट लोग, ठीक है 29.17% लोग 2013-14 में इतने लोग पुअर थे, और अब ये डिक्रीज़ होकर के 11.28% ही रह गया है। तो ये काफ़ी ही सराहनीय चीज़ है कि पॉवर्टी को हम लोग काफ़ी हद तक रिड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में एक बार आप पढ़िएगा कि मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि ये MPI इंडेक्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने यूपी के करंट अफेयर्स में भी ये बताया है कि यूपी की क्या स्थिति रही है, और यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा रहा है जो कि आपको सबसे ज़्यादा उसने पॉवर्टी कम की है। ठीक है, सो आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले ही यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, इसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे हमने मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विजहिंजम पोर्ट के बारे में देखते हैं। ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी कितने पोर्ट हैं, टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में आप एक बार देखिएगा कि कौन कौन से पोर्ट कहाँ पे हैं। इसके अभी हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, विजहिंजम पोर्ट जो कि केरला में है। और ये मतलब अडानी ग्रुप का ये पोर्ट है, और इसमें हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू ऑपरेट एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, और इसमें इसमें देखिए लिखा हुआ है, सब्सटैंशियल पोर्शिंग ऑफ इंडिया ट्रांसशिपमेंट कार्गो इज हैंडेड बाय द पोर्ट अब्रॉड सच एज कोलंबो एंड दिस सिंगापुर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कस्टम फैसिलिटीज़ एट द पोर्ट। और इसमें विजहिंजम पोर्ट बोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें आप देखोगे जो बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, देखिए वर्ल्ड के जो बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिंगापुर हो गया, शंघाई हो गया, शेंजन हो गया, बुसान हो गया, हांगकांग हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं, और यहाँ पे जो बाहर से शिपमेंट आता है और जो इंडिया से शिपमेंट जाता है वो सारी चीज़ें बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। तो इसी तरह से हम भी एक विजहिंजम पोर्ट को ऐसा बनाना चाहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इंडिया साइंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ एफ्टा ब्लॉक, ठीक है। एफ्टा ब्लॉक क्या होता है? EFTA ब्लॉक। इंडिया, एफ्टा ब्लॉक इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, EFTA, ओके। और इसमें हम लोगों ने EFTA के साथ क्यों क्या साइन किया है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि टेपा नाम का, यानी टेपा नाम का एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमने किसके साथ साइन किया है, ओके। तो इसमें कमिटमेंट दी है कि हम लोग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल चीज़ें हैं जो कि होती ही हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको बताता हूँ कि एफ्टा पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। एफ्टा इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन। इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये 4 कंट्री के बारे में आपको एक बार देखना है कि ये 4 कंट्री का ये ब्लॉक है, ठीक है। तो आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस कंट्री को देख लेते हैं, आइसलैंड को और लिechtenstein को, ठीक है, मैप। सो हम लोग और वापस से मैप पे आ जाते हैं, देख लेते हैं ये कंट्री कहाँ पे है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आपका पड़ेगा यूरोप में, ठीक है। तो ये रहा आपका यूरोप। इसको एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड, और वर्ल्ड में इधर आपका इधर अफ्रीका दिखाई दे रहा है। और हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो ये आपको यहाँ पे लिechtenstein दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा आपका। तो ये कंट्री के बारे में आपको लोकेशन एक बार आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है। सो इसके बाद हम लोग इसमें ये भी देख लेते हैं कि इसको थोड़ा मैप पे देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटा सा नेशन है, यहाँ पे आपको बगल में स्विट्ज़रलैंड दिखाई देगा, इधर ऑस्ट्रिया दिखाई देगा, चेक रिपब्लिक दिखाई देगा, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, और यहाँ पे ये आपका लिechtenstein, और इसका जो कैपिटल है वो है वाडूज, ठीक है, वाडूज। और इधर आपको ये लुगेरियन सी, एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट अपने क्या चीज़। सो जो बाकी की कंट्रीज़ हैं एक बार इसको भी आप मैप पे देखिएगा। वैसे मुझे पता है कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड ये काफ़ी फेमस कंट्रीज़ हैं, तो इसको एक बार आप फिर भी मैप पे देख लीजिएगा। तो मैं आगे ही कंटिन्यू करता हूँ। तो ये 4 कंट्रीज़ का ब्लॉक है EFTA, और हमने इनके साथ साइन किया है TEPA, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। सो ये जो ये जो ब्लॉक बना था एसोसिएशन, ये 1960 में बना था। और ये प्रमोट करते हैं हम लोग फ्री ट्रेड को और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें आइडिया नहीं होना चाहिए, पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। देन इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में भी कुछ आपको आइडिया होना ही चाहिए कि कुछ न्यूज़ आ जाती है। तो अभी इंडिया ने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है, 4th लार्जेस्ट इक्विटी ग्लोबल मार्केट बन गया है, ठीक है, 4th। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। और जो कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर जो अभी लिस्टेड हैं एक्सचेंज में, वो है $4.33 ट्रिलियन, ओके, $4.33 ट्रिलियन। तो इतने वैल्यू के जो शेयर्स हैं, कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं, वो अभी लिस्टेड हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो इंडियन मार्केट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप स्टॉक मार्केटलाइजेशन की कैपिटल मार्केटलाइजेशन की बात करें, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि $4 ट्रिलियन का अभी हो चुका है, ठीक है। और टॉप 3 स्टॉक मार्केट कौन से हैं? US हो गया, चाइना हो गया और जापान हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। तो इस अवार्ड में एक बार देख लेते हैं क्या है। तो जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोहा में, इज़ नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2024, ठीक है। तो अगर आपको ये नाम आएगा कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिले, तब आप जाकर के ये वाला मार्क करेंगे, ठीक है। और सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसमें आप उसको 2nd प्लेस, और सियोल का इंचियन एयरपोर्ट जो है वो 3rd है। तो एक बार आप ऐसे भी, मतलब इससे भी आप नाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये चांगी एयरपोर्ट किस कंट्री का है, ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगापुर कंट्री का है। हमाद एयरपोर्ट किस कंट्री का है? दोहा का है, ठीक है। देन
टोक्योज हनेदा एयरपोर्ट कंटिन्यूज इज सक्सेस बीइंग द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट। तो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट किसको मिला है? टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट। ओके, और इंडिया के एयरपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब दिल्ली में, उसको 36th रैंक मिला है। केम्पे गौड़ा को 59th, राजीव गांधी इंटरनेशनल को 61, मनोहर इंटरनेशनल जो कि गोवा में है इसको 92nd, और शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मिला है आपको 95th रैंक। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक किसकी है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की को इसको मिला है। ठीक है, ठीक है, तो ये बस इतना ही चीज़ें आप इसमें याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी देख लेते हैं। तो जो 54th जीएसटी काउंसिल मीट हुई थी, तो ये जैसे मैंने बताया कि आपको हर जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे जो टैक्स उनका स्लैब होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो किसी का स्लैब या तो बढ़ाया जाएगा या तो किसी का स्लैब कम होना होगा। तो इस पे हमें इतना मतलब इसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं रखना है कि क्या क्या कौन से प्रोडक्ट का रिड्यूस हुआ है, कौन से ये, क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते ही रहते हैं, तो इतना आपको आइडिया नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैंसर ड्रग है जिसका नाम है ट्रास्तुजुमाब। ठीक है, और ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इनको 5% का, अब ये इतना आप याद नहीं कर सकते, तो आप इसको पूरी न्यूज़ को आप छोड़ सकते हैं। देन 4 नए नवरत्न कंपनीज सीपीईज अभी बनाए गए हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जो सीपीईज हैं वो एक रेलटेल कॉरपोरेशन हो जाएगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन हो जाएगा, सतलज जल विद्युत निगम बनाया गया है, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बनाया गया है, जिसको नवरत्न भी स्टेटस दिया जाएगा। और इस तरह से जो इंडिया का जो नवरत्न कंपनी का स्टेटस हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो आपको इसमें ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि नवरत्न कंपनी बनने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। जैसे कि रेलटेल कॉरपोरेशन है, इसको ये नवरत्न कंपनी का स्टेटस क्यों मिला है। ठीक है, इस तरह सोलर एनर्जी जो कॉरपोरेशन है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे सेकी। ठीक है, इसको ये क्यों मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे कोई कंपनी है जिसका जो नेट प्रॉफिट है अगर एक साल में वो 3 साल में, 3 ईयर्स में, अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स में, ठीक है, लगातार 3 साल में 5,000 करोड़ हो रहा है, 5,000 करोड़ हो रहा है, तो उसका एक क्राइटेरिया बन जाता है। इसके अलावा इसका जो एवरेज एनुअल, ठीक है, हर साल का एनुअल टर्नओवर मतलब होता है कितना हमने कितना हमने खरीदा बेचा, दोनों चीज़, ये मिला करके अगर 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो, या फिर हैवन इसमें एक इसका जो एनुअल एवरेज नेट वर्थ है, ठीक है, एवरेज नेट वर्थ वो होगा 15,000 करोड़ का 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए। तो ये जो क्राइटेरियाज होते हैं इसी के बेसिस पे आपको नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार दिमाग में याद रखिएगा, मतलब एक बार रखिएगा कि एक ऐसे ही नहीं मिलता, कुछ उसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं, तो ये क्राइटेरियाज आपको आइडिया होने। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई सर्कल। तो ये क्या चीज़ें पर देख लेते हैं। लॉन्च द यूपीआई सर्कल, जहाँ पे यूपीआई यूज़र्स कैन डेलीगेट पेमेंट्स टू देयर ट्रस्टेड सेकेंडरी यूज़र्स। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि एनपीसीआई जो है वो यूपीआई से रिलेटेड या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो एनपीसीआई ही कर रहा होगा, तो यूपीआई सर्कल भी आपका उसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, बस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वुमेन एंड मेन एंड इंडिया रिपोर्ट, एनएसओ की ये रिपोर्ट है, एनएसओ। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ये दिखा रहा है, दिस रिपोर्ट रिवील्स अ स्टार्क फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है कि जो वुमेन है ये ओन कर रही हैं 36.4% ऑफ द 2.5 बिलियन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो वुमेन के पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, मतलब पूरे सारे वो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें वुमेन ओन कर रही हैं 36.4%। ठीक है, हाउएवर ओनली 20.8% ऑफ द टोटल 187 ट्रिलियन डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट बिलोंग टू वुमेन, जिसमें से सिर्फ 20% ही हैं जो कि ये बिलोंग करती हैं वुमेन। तो हो सकता है किसी का वुमेन के नाम पे हो, लेकिन ये जो अगर इसको कोई और भी कर रहा हो, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है
कि अगर जो टोटल 187 ट्रिलियन जो डिपॉजिटेड है इन अकाउंट्स में वो बिलोंग करते हैं वुमेन को, 20.8%। और ये जो गैप है, ठीक है, जो गैप बता रहे हैं कि ये गैप इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज वेयर वुमेन होल्ड जस्ट 16.5% ऑफ द डिपॉजिट कंपेयर टू 30% इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन में ये गैप ज़्यादा आपको दिखाई देगा। रिपोर्ट ओनली एज पर रिपोर्ट ओनली 25% ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज़ आर वुमेन। ठीक है, सिर्फ 25% बैंक एम्प्लॉयज़ ही वुमेन हैं। और विथ इसमें मतलब ये नंबर आप याद पढ़िएगा कि 4,41,000 वुमेन हैं और 1.3 मिलियन मैन हैं। ठीक है, तो एक लार्ज डिस्पैरिटी आपको इस दिखाई देती है। वुमेन्स के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कम हैं और मेंस के बैंक अकाउंट ज़्यादा हैं, यही चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग शी बॉक्स पोर्टल पे। शी बॉक्स पोर्टल क्या है? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये एक प्रोग्राम है, शी बॉक्स पोर्टल। और ये अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है अभी न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये जो शी बॉक्स पोर्टल है वो बेसिकली मतलब जो वर्क प्लेस होता है जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं उसको सेफ़ बनाने का ये एक पहल है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वर्क प्लेस सेफर फॉर द वुमेन इनिशिएटिव। सो शी बॉक्स पोर्टल इज़ अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो अगर कहीं पे सेक्सुअल हरासमेंट की कोई चीज़ हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, और इससे मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4th एडिशन ऑफ द ग्लोबल बायो इंडिया 2024। सो ये जो ग्लोबल बायो इंडिया हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेली कम्युनिकेशन एक्ट। तो टेली कम्युनिकेशन एक्ट में अभी आया है ये 2023 का ये एक नया एक्ट है। और इसमें दिया हुआ है कि 62 सेक्शन है, 3 शेड्यूल्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको चीज़ याद रखनी है क्या? द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 2 टेलीग्राफ लॉज so as to provide a new regulatory framework for the Indian telecommunication industry। ठीक है, तो बस आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप का कोई लॉ आया है। और ये आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी क्या चीज़ है? इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर इन्होंने ये प्लान एंड पॉलिसी अभी निकाला है। और इसमें दिया हुआ है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। तो ये इनका काम है, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का ये काम है। और लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी एम्स टू इनहेंस को लॉजिस्टिक बाय मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल, एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये एग्ज़ाम में इतना नहीं बनेगा। देन आता है उत्तर पूर्वी महोत्सव। तो उत्तर पूर्वी से आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे ये महोत्सव हो रहा है, तो मतलब इतना भी ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है ये मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक अप्रूव किया है द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। और ये 8,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है टुवर्ड्स इंसेंटिव फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अंडर 3 कैटेगरीज। ओके, तो शॉर्ट न्यूज़ेज हैं तो इसको आप बस जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाइए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये अभी ग्रेटर नोएडा में ये ओपन होने वाला है। और ये आपको बस इतना याद रखना है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, ये अभी डेवलप हो रहा है बाय जॉइंट वेंचर ऑफ दिल्ली और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसको डेवलप कर रही है। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मिलके इसे डेवलप कर रही है। देन आता है कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो इसमें डिजिटल पेमेंट के लिए एक कमेटी बैठाई गई है जिसका नाम है AP होता। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो ये जो है इस प्लेटफॉर्म को यानी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करेंगी। और इससे जो पेमेंट रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उसके जो रिस्क को कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साथी 2.0। तो साथी 2.0 ये सेबी की तरफ से आता है, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने साथी 2.0 इसको किया है फॉर इन्वेस्टर्स टू मैनेज देयर पर्सनल फाइनेंसेस मोर
इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो साथी नाम का जो पोर्टल है ये आप लोगों के लिए है और इसको सेबी ने प्रमोट किया है। ठीक है, देन आता है इंडिया। इंडिया इज बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। तो इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। उसने अभी किसको सरपास किया है? ब्राज़ील को सरपास किया है। ठीक है, तो इतना ही आपको बस ध्यान रखना है। और इससे ज़्यादा कहाँ पे है? यूएस और चाइना, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट यहीं पे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो सिंस इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई है। तो ये लास्ट 10 साल में मतलब ये पाँचवीं पोजीशन पे था, अब ये थर्ड पोजीशन पे आ गई है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। तो ये जो पहली स्टील स्लैग रोड किस नेशनल हाईवे पे बन रही है इसका आपको याद रखना है। ये बन रही है ऑन NH 66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे। ठीक है, स्टील स्लैग रोड सेक्शन यहाँ पे एक बनाया जाएगा और इसको कौन बना रहा है? CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CSIR CRRI, ठीक है, ये इसको बना रही है। तो आपको बस ये याद रखना है कि NH 66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे। ओके, सो देन मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिक्स की जो मीट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर मीट हो गई, फॉरेन मिनिस्टर मीट हो गई या फिर डिफेंस मिनिस्टर मीट हो गई, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आपको इसको स्किप कर देना है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो ब्रिक्स की मीट होने वाली है वो कहाँ पे होगी? कज़ान, रशिया में। ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आएंगे, यानी इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, मोदी जी, और रशिया से पुतिन आएंगे। ठीक है, तो ये मीट कहाँ पे होने वाली है? कज़ान, रशिया में। नेक्स्ट आता है आपका जापान इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स। तो अभी जापान ने एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है अपने नए बैंक नोट्स में। ठीक है, तो ये आपको बस एक रेफरेंस याद रखना पड़ेगा कि क्या है। और इसमें लिखा हुआ है दिस टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ हिस्टोरिक फिगर्स पोर्ट्रेट्स रोटेटिंग इन 3D ऑन द बिल्स सर्विंग एज द की एंटी काउंटरफीट मेजर। ठीक है, तो एक मतलब जो नोट्स होती हैं उसको और सिक्योर बनाने के लिए और उसमें जो नकली नोट से बचने के लिए इस चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक है, तो इसमें साइंस का कुछ फिनोमिनास का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, तो एक बार आप बस उसको आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आदित्य बिरला ग्रुप लॉन्चेस द ज्वेलरी ब्रांड इंद्रिय। ठीक है, तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का एक ज्वेलरी ब्रांड है, तो बस आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। इंडियाज़ फर्स्ट H-21 हेलीकॉप्टर बाई 2026। तो ये जो H-125 हेलीकॉप्टर है ये टाटा ग्रुप के साथ हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो यही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका RBI's रिपाट्रिएशन ऑफ गोल्ड फ्रॉम UK टू इंडिया। तो RBI ने अभी ट्रांसफ़र किया है 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम UK टू डोमेस्टिक वॉल्ट्स इन द मंथ ऑफ जून। तो हम लोग RBI ने अभी UK से 100 टन का गोल्ड, तो इसमें हमें बस ये याद रखना है कि हमने अभी RBI से गोल्ड कहाँ से, RBI ने गोल्ड कहाँ से लाया है? तो UK से लाया है। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSME। नीति आयोग ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने MSME सेक्टर से बूस्ट करना है एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खुल रहा है? चेन्नई में खुल रहा है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, और ये 12 साल पहले ही इसको बना मतलब कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया गया था, अब ये बनना स्टार्ट होगा। इंडिया अलाउड FIIs टू इन्वेस्ट इन द ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होगा कि जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली एक फंडिंग मैकेनिज़्म होता है जहाँ पे हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मतलब फंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है या किसी भी और चीज़ों से हो सकता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने FIIs को इन्वेस्ट करने का इसमें कहा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है क्लोजली फॉलोज पंचमित्र जो हमारा प्लेज है जो हमने COP26 ग्लासगो में लिया था।
तो ये भी आपको याद रखना है कि पंचमित्र का जो प्लेज है, जो कि मैंने आपको शायद पिछले क्लासेस में भी बताया होगा, तो वहाँ पे हमें नेट ज़ीरो एमिशन और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी लानी है, ये सब चीज़ों का हमने कुछ प्लेज लिया है और उसका एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो वैसी को पंच अमृत प्लेज कहते हैं और ये COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कहा था। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि ग्लासगो में हुआ था और ये 2021 में हुआ था। ठीक है, COP26। देन आते हैं हमको भारत आटा। तो भारत आटा क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड टेक्सटाइल एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी इसको एक आटा को, मतलब ये आटा है, ये भारत ब्रांड का एक आटा है जिसको अभी होलसेल मार्केट में उसको लाया है और ये 27.5 रुपये पर केजी के हिसाब से जा रहा है, मतलब मिलेगा। और ये नाफेड के जो वहाँ पे मिलेगा, मतलब आउटलेट्स पे मिलेगा, केंद्रीय भंडार पे मिल जाएगा आपको, NCCF पे मिल जाएगा, यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके जो मोबाइल और फिज़िकल आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे ये आटा आपको भारत आटा मिलेगा। ठीक है, तो इसका आप दाम याद रखिएगा और बस, ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतने इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन शॉर्टर ऑडिट टेन्योर टू बूस्ट गवर्नेंस। तो IRDA ने कहा है कि जो ऑडिट का टेन्योर होता है उसको थोड़ा सा कम करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी 3 ईयर कॉलिंग ऑफ पीरियड फॉर आउटगोइंग ऑडिटर्स एंड देयर एफिलिएट्स। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको 10 साल से इसको 4 साल के में लेके आइए, ये IRDA ऐसा कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं RIL टू बिल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक्स हब्स इन नवी मुंबई। तो आप बस इतना याद रखिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक हब कहाँ पे आने वाला है, नवी मुंबई में आएगा। देन लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। तो वाराणसी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम क्या रखा जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद ये एक ग्रीन एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और अभी प्रयागराज को भी जो प्रयागराज का भी जो एयरपोर्ट है उसको भी एज अ ग्रीन एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये वाराणसी का एयरपोर्ट है। देन स्टॉक मार्केट रीचेस 5 ट्रिलियन, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो इस न्यूज़ को हम लोग आगे इसको कर देते हैं स्किप। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट E-कॉमर्स मार्केट बाय 2030। ठीक है, तो ये फ्यूचर का है प्रोडिक्शन, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आईरेडा को भी अभी ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट। तो आईरेडा को भी अभी मिला है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि नवरत्न स्टेटस को पाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये आपका आईरेडा भी इसमें आ जाएगा। देन इंडिया नाइजीरिया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अरेंजमेंट। तो अभी किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये हो रहा है, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में हो रहा है, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। तो अभी बजाज ऑटो ने एक पहली CNG मोटरसाइकिल को अभी लॉन्च किया था, जिसमें आपकी जो सीट होती है उसके नीचे ही एक CNG का सिलेंडर होता है, वो 2 kg के अराउंड एक सिलेंडर होगा, उसको आप भर करके उसको आप भरवा सकते हैं और उससे आप चला सकते हैं। ठीक है, देन HDFC बैंक एंड एम एम्पावर सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो द परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय HDFC बैंक इन पार्टनरशिप विद एम फॉर फिजिकल ईयर। तो ये परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम स्टार्ट किया है HDFC बैंक ने और एम ने। ठीक है, तो आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है। इन्फोसिस ग्रांटेड द ISO, ये जो सर्टिफिकेशन है ये इन्फोसिस को अभी मिला है, तो ये बस आप याद रखिएगा। तो ये किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इस चीज़ के लिए इसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। देन फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल लेवल पे जो क्रूड ऑयल की जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज होती है, ये कहाँ पे इस बनाया गया है, अभी बिल्ड होगा कर्नाटका में। ठीक है, और इसको कौन बना रहा है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड इसको एक बना रही है। उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट की जाएगी और ये इंडिया इज़ अ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ ऑयल। तो हम लोग जो बाहर से ऑयल मंगाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग बाहर से ऑयल मंगाते हैं, तो बाहर की कंट्री में अगर कोई वॉर हो जाए या एक्सकलेशन हो जाए किसी वॉर का, या कोई इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उस समय पे जो ऑयल के दाम होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से हम इंडिया में भी
ऑयल के जो प्राइसेस होती हैं काफ़ी बढ़ जाती है। और हम लोग अपने जब ऑयल कितना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 85% ऑफ द ऑयल नीड इन इंडिया इज़ फुलफिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। तो हम लोग जो इंडिया बाहर से ऑयल मंगाते हैं वो कितना परसेंट मंगाते हैं, 85%। तो बहुत सारा ऑयल हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। और अगर बाहर किसी टाइप का शॉर्टेज हो जाता है तो हमारे यहाँ भी प्राइसेस जो होते हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में ही एक कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक लोकेशंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑयल वहाँ पहले इंपोर्ट करके वहाँ पे उसको रख सकें। और उसको जब भी इस टाइप के एस्केलेशन हो बाहर की कंट्रीज़ में, तो हम इन्हीं स्ट्रेटजिक अपने कंट्री के जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं वहीं से ऑयल को यूज़ कर सकें और प्राइसेस जो हैं ऑयल के वो स्टेबल रह सकें। ठीक है, तो यही पूरा क्रूड ऑयल स्ट्रेटजिक स्टोरेज का ये पूरा एम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये कौन निकालता है, आरबीआई निकालता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है। देन इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। तो ये एक बार देखिएगा कि ये किसने निकाला है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने ये अप्रूव किया है। और ये कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में ये एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ओपन होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, एग्री एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेबी अनवील्स स्कोर्स 2.0। तो बस आप इतना ही याद रखिएगा कि सेबी ने स्कोर्स 2.0 नाम का ये निकाला है। तो ये क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। स्कोर्स कंप्लेन एंड रिड्यूस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उसके लिए ये चीज़ है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस एक याद रखिएगा। देन नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, तो ये मोदी जी ने अभी इसको अप्रूव किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और ये क्या होगा, ये ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा वुमेंस के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन एसडीजीज ड्यूरिंग ये जो टाइम पीरियड है यानी 2-3 साल में, 2023-24 से 25-26 तक, फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। तो आप मतलब इन ड्रोन्स का यूज़ करके फार्मर्स को दिया जाएगा और फार्मर्स उससे मैपिंग कर सकते हैं और जो भी उससे ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर पर्पज़ में। तो ये चीज़ है। और ये याद रखिएगा कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, कितने वुमेन्स को दिया जाएगा, वुमेन एसएचजीज को 15,000 वुमेन एसएचजीज को दिया जाएगा। देन कैबिनेट अप्रूव्स द एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना जो आई थी उसी को अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार उज्ज्वला योजना को ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि ये किस चीज़ के लिए है। सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूँ कि उज्ज्वला योजना जो था वो गैस कनेक्शन देना था बीपीएल फैमिलीज़ को, एलपीजी गैस कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसको देना था, बीपीएल फैमिलीज़ को एलपीजी गैस की जो सुविधाएं देनी थी, यही इससे रिलेटेड था उज्ज्वला योजना। और ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मॉरिशियस बना है टू अमेंड इंडिया मॉरिशियस डीटीएए। ठीक है, तो डीटीएए क्या है, ये एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि इंडिया में भी कभी टैक्स हो जाता है और मॉरिशियस में भी अगर उसका कुछ काम है तो वहाँ पे भी हो जाता है। तो ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज़ आपस में एक डील साइन करती हैं, तो इसी को बोला जाता है डीटीएए। ठीक है, और ये ओईसीडी जो है उसने ये स्टार्ट किया था कि इसको बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने इकोनॉमिक्स के जीएस पार्ट में आपने शायद पढ़ा होगा। ये एक बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, तो यही देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट वॉज डन बाय मॉरिशियस इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड ऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ये ओईसीडी ने इसको अभी डेवलप किया था। मतलब ये पहले से डेवलप्ड है, अब बाकी कंट्रीज़ इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देन ग्रिड इंडिया अचीव्स मिनी रत्न स्टेटस। तो जैसे कि नवरत्न स्टेटस मिलते हैं कंपनीज़ को, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो आप मिनी रत्न स्टेटस देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप पढ़िएगा। और अगर आपको पता चल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मिनी रत्न स्टेटस का क्या क्राइटेरिया है। तो ग्रिड इंडिया ने अभी ये स्टेटस इसको मिला है। ओके, देन आईआईएम मुंबई स्टारबस्ट
बस्ट कोलैबोरेट टू बूस्ट एयर स्पेस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा। ठीक है, तो खावड़ा कहाँ पे है एक बार देख लेते हैं। खावड़ा जो है ये गुजरात में है। ये इस यहाँ पे इंडिया का मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि कहाँ पे ये पार्क बनेगा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, छोटा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको एक बार आप याद रखिएगा कि खावड़ा गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी इसको बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट। तो ये फेडरल बैंक की तरफ से है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इतना एक एक बैंकिंग की चीज़ नहीं आता। अगर आप बैंक पीओज और इनके एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। आरबीआई डिजिटा इनिशिएटिव ये क्या है एक बार देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू कॉम्बैट, मतलब ये बनाया गया है टू कॉम्बैट द एक्सपेंशन ऑफ इलीगल लेंडिंग एप्लीकेशंस। तो जो इलीगल एप्लीकेशंस, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे लैंडिंग ऐप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, या मतलब आप लोन लेते हैं उन ऐप्स के थ्रू और फिर आपको वो हरास करते हैं और फिर वो आप उसमें काफ़ी उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये जो इलीगल तरीके से जो लैंडिंग एप्लीकेशंस होते हैं इनको बंद करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का अभी इस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। और दिस इनिशिएटिव एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिजिटल लैंडिंग इको सिस्टम। देन आता है कंट्रीज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। ठीक है, ये क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। इसमें जो सैनी इंडिया है, ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन्होंने लॉन्च किया है SKT-105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक ऑफ वे हाईवे डंप ट्रक है। ठीक है, तो इतना ही भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट है ये यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2024, तो आप इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब ये वैसे तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, लेकिन इस टाइप की न्यूज़ एग्ज़ाम में नहीं आती है। ठीक है, देन फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू एक्सेप्ट यूपीआई, ये आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा बनेगा। फ्रांस बना है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो मतलब आप वहाँ पे भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो। देन आता है आपका नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको अभी इनाग्रेट किया गया है और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और उसमें भी दो टाइप के कोऑपरेटिव, रूरल होता है, एक अर्बन होता है। तो ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक बॉडी है जिसको बनाया गया है, भी इस्टेब्लिश किया गया है। हमारे जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर तो अपने अमित शाह हैं और जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं वो भी अमित शाह हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जो कोऑपरेटिव्स का जो पूरा सिस्टम है उसको भी अमित शाह ही मिनिस्टर कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप आइडिया रखिएगा। ठीक है, 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। तो स्पेस सेक्टर में अभी 100% FDI नहीं था, अब वहाँ पे ये लागू हो गया है, तो ये याद रखिएगा। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अब बाहर के जो फॉरेन कंपनीज जो होंगी वो भी अब इंडिया के स्पेस सेक्टर में मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक रूट से होगा, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और ये एक अच्छी पहल भी है। थोड़ा बहुत इसमें वो रहता है, एक संशय रहता है, थोड़ा डेंजर भी रहता है कि बाहरी कंपनीज़ हमारे स्पेस सेक्टर में हैं, लेकिन इसरो ने अपना काफ़ी चीज़ें प्राइवेटाइज़ कर दी हैं और इसको हमने काफ़ी स्ट्रेटजिकली प्राइवेटाइज़ किया है। तो अब ये इतना मतलब इसमें अब फॉरेन कंपनीज़ का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के ऊपर। ये 10th नंबर का वाइब्रेंट गुजरात समिट था और ये हर साल मतलब होता ही है। तो ये गांधीनगर भी गुजरात में हुआ था, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप गुजरात ग्लोबल समिट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन। इसको आप लिख लीजिए और ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो
16 जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है विद डॉक्टर अरविंद पनागारिया फॉर्मर वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के थे एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। ये 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर अरविंद पनागारिया। और ये जो रिकमेंडेशन देते हैं 16 फाइनेंस कमीशन, ये रिकमेंडेशन कब तक देंगे, अक्टूबर 2021 में देंगे, 25 में देंगे। और इनका जो टोटल पीरियड होता है वो 5 साल का ये रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर आपने पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ा हो तो ये स्टेट और सेंटर, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में कितना जो अमाउंट होता है, जो मतलब टोटल बजट का जो इनकम जो गवर्नमेंट को मिलती है वो किस तरह से शेयर होगा वो डिसाइड करता है, ठीक है। और ये इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी 16 फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक बार आप इसमें देख के जाइएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंटेड अजय नारायण झा, ठीक है, एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड निरंजन राजाध्यक्ष, ठीक है, एज इट्स फुल टाइम मेंबर, ठीक है। तो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो मतलब एक तो आपके चेयरमैन हो गए, उसके बाद कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट टाइम मेंबर्स तो नहीं याद रखना है, ये फुल टाइम मेंबर्स की एक बार नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। देन पाथ मित्रो ऐप, ये क्या चीज़ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक लॉन्च किया है पाथ मित्रो ऐप। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएसपी एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जूट फार्मर्स के लिए है, ठीक है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, और इसको बनाया किसने है, इस ऐप को बनाया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। देन उन्नति बिकम्स द फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी रिसेंटली बना हुआ है, तो इसके बारे में भी आप पढ़िएगा क्या होता है। तो उसमें उन्नति जो एक उन्नति नाम का ये फाउंडेशन है, उन्नति फाउंडेशन बिकेम द फर्स्ट एंटिटी जिसको अभी लिस्ट किया गया है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इसमें ये हेल्प करते हैं सोशल एंटरप्राइजेस को टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू द सोशल एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो ये जो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये फाउंडेशन है, यानी ये एनजीओ टाइप की फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। एनजीओ टाइप की एक कंपनी होती हैं और जो कि सोशल सेक्टर में काम करती हैं। तो इन फाउंडेशंस को फंड्स की ज़रूरत होती है, तो अगर ये लिस्टेड होती हैं किसी, मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज में जब ये लिस्ट हो जाएंगी तो आप जो फंड देंगे उनको, वो उन फंड को रेज करेंगे और उस फंड से वो अपने जो सोशल सेक्टर में काम होगा उसको वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उन्नति नाम की जो फाउंडेशन है ये बन गई है, ये आप याद रखिएगा। ओके, देन भारतमाला इसको आप छोड़ सकते हैं। नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ओके, देन इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई पे एटीएम, ठीक है, इसको देख लेते हैं। हिताची पेमेंट सर्विसेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कंट्रीज फर्स्ट यूपीआई एटीएम एज अ वाइट लेबल एटीएम, ठीक है। तो अब वाइट लेबल एटीएम के बारे में आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा क्या होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं जानते हैं तो एक बार वाइट लेबल एटीएम को भी आप देख लीजिएगा। जो बैंक्स डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, जैसे हिताची पेमेंट सर्विसेज एक बैंक नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि एचडीएफसी कोई बैंक बनाएगा तो उसको ब्राउन लेबल एटीएम कहते हैं, ठीक है। और जब एचडीएफसी किसी के साथ पार्टनर करेगा, जैसे हिताची के साथ पार्टनर करेगा कि आप लोग हमारी तरफ से एटीएम्स बनाइए, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वाइट लेबल एटीएम, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक बार फिर भी आप पढ़िएगा क्या होता है। तो इसने एनपीसीआई के साथ एसोसिएशन में ये बनाया है यूपीआई एटीएम, और ये जी ठीक है, ऑफरिंग सिक्योर कार्डलेस कैश विड्रॉवल, ठीक है। तो आप बिना कार्ड के भी कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, मतलब मोबाइल के थ्रू ही आप कर सकते हैं। अब आपको एक बार इसमें यूपीआई एटीएम में जाके देखना पड़ेगा ये किस तरह से काम करता है। मुझे तो अभी आइडिया नहीं है किस तरह से काम करता है, लेकिन इसमें कार्डलेस मतलब आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं होगा, शायद वो मोबाइल के थ्रू ही आप इसमें से एटीएम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे। देन आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। तो राइज किसने लॉन्च किया था, पहले आप याद रखिए कि अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलकर क्या बनाया था, राइज। और टू सपोर्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए
ये राइज नाम का ये बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो इसे कहते हैं हम लोग आईपेफ। और इसकी जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पे मीट हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो बस इतना ही आप याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसकी मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई है, यहाँ पे कैलिफोर्निया में। देन मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन दामो, तो दामो में इंडिया मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अभी एमपी में मिला है, बना है, और ये है दामोह नाम का डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक नौरा देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे लोकेटेड इन द सेंट्रल मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको मर्ज किया जाएगा किसके साथ, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, जो कि दामोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ओके, और इट विल बी स्टेट्स सेवेंथ टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, देखिए। ठीक है, ये रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मर्ज करके स्टेट का ये 7वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ये एमपी के जो करंट मतलब पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिंस ये इंडिया का भी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, दामोह। द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, तो ये अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो ये एक पैन इंडिया लेवल पे इसको अभी लॉन्च किया गया है टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो प्रोडक्ट हैं टिम्बर, बैम्बू, ये सब अक्रॉस द कंट्री आराम से मतलब बिना किसी दिक्कत के ये ट्रैवल कर सकें, ट्रांजिट कर सकें, तो इसके लिए ये बनाया गया है। तो बस आपको यही याद रखना है। और ये जो है एक वन नेशन वन पास की तरह इसको काम करने वाला है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में ये अभी क्या न्यूज़ है, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को भी नवरत्न स्टेटस मिल गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि आयरेडा को भी मिला था, आयरेडा, और अभी राइट्स को भी मिला है और इसको भी मिला है। तो हमने इसको पहले ही आपके पास डिस्कस किया था कि नवरत्न स्टेटस का क्या क्राइटेरिया होता है। इसमें आप याद रखिएगा कि इरकॉन को 15th और राइट्स लिमिटेड को 16th नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब इकोनॉमिक के सेक्शन में आते हैं, और इसको हमने अभी पूरा कवर कर लिया है। इसमें बस एक चीज़ आपको रह गई है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक रह गई है आपका रैंक्स और एक आपके रह गई है बजट। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा और इसको मैं कंपाइल करके आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपको एज अ नोट की तरह याद कर लेना है और उससे ही क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्योंकि मैंने जो मैगज़ीन देखी है उसमें उतने डेटा इंपॉर्टेंट जो हैं वो काफ़ी हैफज़र्ड तरीके से दिए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको आपको अच्छे से एक जगह कंपाइल करके प्रॉपरली मैं आपको बताऊं, ताकि ये आपको डेटा जो होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मतलब क्वेश्चंस आने ही आने हैं। कम से कम आप नहीं तो कुछ ना कुछ तो 4 क्वेश्चंस आप दोनों सेक्शन मिला करके आप करिए, मतलब मानिए कि आ सकते हैं 2 क्वेश्चन रैंक ऑन रिपोर्ट से, 2-3 क्वेश्चन बजट से आपके आएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो ये इस 5 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए लेके आऊँगा इकोनॉमिक, इस तरह से आपका पूरा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे वो हम लोग किसी और चीज़ पे लाएंगे, मे बी शायद स्पोर्ट्स पे लाएं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लेके आएँ। तो वेट करिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखा है तो उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा और रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम और भी लेक्चर्स जो लाते जा रहे हैं वो हम लोग हर डेली बेसिस पे हम लोग 1 से 2 लेक्चर्स में हम लोग अपलोड करता जा रहा हूँ मैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी क्रिस्प रहते हैं, टू द पॉइंट में चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो चीज़ें हैं वही मैं आपको इसके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।